नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी प्राचीन भारत के इतिहास की नो नॉनसेंस क्लासेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पाषाण काल खत्म किया, उसके क्वेश्चंस देखे, पीवाईक्यूज किए। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पे गए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए। उसके बाद आपने देखा हमने बात कर ली वैदिक काल, उसको भी डन किया। आज बात करने वाले हैं, आगे बढ़ा रहे हैं उसी फहरिस्त को, महाजनपद काल के बारे में, महाजनपदों के बारे में जानेंगे। कब आए, कैसे आए, क्यों आए, सारी डिस्कशन डिटेल में करेंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। महाजनपद काल, ये शब्द महाजनपद कहाँ से आया, सबसे पहले तो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऋग्वैदिक काल तक हमारी पिछली क्लास में जब तक बात हुई थी हमारी, ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था। वैदिक काल में सबसे शुरू का 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और ऋग्वैदिक सभ्यता में प्रशासन, आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि वहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्रह थी। सबसे छोटी इकाई प्रशासन की ग्रह थी। उसके बाद उससे बड़ी कई ग्रहों से मिलके बनता था कुल। कुल के बाद आपको बताया गया था अगला बना क्या, ग्राम। कुल के बाद ग्राम बने, ग्रामों से आपको याद आ गया होगा विश्व, और विश्व के बाद जन बना। ये उनकी प्रशासनिक इकाइयां थी। जन सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी महाजनपद काल के अंदर। इन पे शासन कौन करता, ग्रह का मुखिया कहलाता था गृहपति। याद आ गया होगा आपको, गृहपति ग्रह का मुखिया था। उसके अलावा कुल का मुखिया कुलप था, ग्राम का मुखिया ग्रामीण, और विश्व का मुखिया था विश्वपति। राजन जो था वो था जन का मुखिया। ये हमारी स्टोरी हम ऋग्वैदिक काल तक कंप्लीट करके आए थे। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जन थी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आप पहुंचे तब ये जन साइज इनका बड़ा हो गया था और ये अब बन चुके थे क्या, जनपद। जनपदों की संख्या इन्होंने ले ली। जनपद साइज बढ़ने के साथ साथ पावर्स बढ़ी, ये जनपद बन गए। इन्हीं जनपदों में से बहुत सारे जनपद पूरे भारत में आए। इन्हीं में से कुछ आगे चल के महाजनपद बन गए। जो इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ थे वो सारे के सारे महाजनपद बन गए। और उन्हीं का पूरा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। महाजनपद कैसे आए ये आपको होपफुली क्लियर होगा कि समय के साथ प्रशासन की इकाइयां जब आगे बढ़ती गई तब ये महाजनपद शब्द भारत के इतिहास में आ चुका था। ऋग्वैदिक काल में कहीं भी ये महाजनपद या जनपद नहीं था। ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा आपको ये जन देखने को मिल सकता है कि जन सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई, जन आ गया था, जन पे राज करने वाला राजन था। अब जब समय में आगे बढ़े तो ये जनपद बन चुके थे और जनपद से बाद में आगे बढ़ के महाजनपद बन गया। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, इस चीज के ऊपर डायरेक्ट आप आंसर बचपन से याद करते आए हो, जीके का क्वेश्चन, कि 16 महाजनपद थे। लेकिन इतिहास में इतना पहले का समय और आप महाजनपद पे पिन पॉइंट करके एकदम एग्जैक्ट 16 कैसे बता सकते हैं? ये बता सकते हैं क्योंकि इतिहास में हमें कई सारे ऐसे स्रोत मिले हैं जिन्होंने इन महाजनपदों की संख्या 16 बताई है। एग्जैक्ट 16, ना कुछ कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 16। तो ये एग्जैक्ट 16 महाजनपद जो भारत में आए, इनके लिए स्रोत कौन सा था, किस स्रोत से हमें पता चलता है कि भारत में 16 महाजनपद रहे हैं? तो इस सूचना के, इस ऐतिहासिक फैक्ट के, इस तथ्य के स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम दिया जाता है अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ का। अंगुत्तर निकाय इनको संख्या जो है महाजनपदों की ये बताता है कितनी, 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय द्वारा बताए जाते हैं। ये अंगुत्तर निकाय क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और इसके अंदर महाजनपदों की संख्या 16 बताई गई है। इसके अलावा एक प्रमुख जैन ग्रंथ अपने को मिलता है जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और भगवती सूत्रों के द्वारा अपने को पता चलता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16 थी। भगवती सूत्र भी इसकी संख्या 16 बताते हैं। पेपर में क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जा चुका है कि ये जो भगवती सूत्र थी, ये भगवती सूत्र कौन से धर्म से संबंधित है? आंसर होगा आपका जैन धर्म से। जैन धर्म से रिलेटेड भगवती सूत्र महाजनपदों की संख्या को 16 फिक्स करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने एक शब्द लिखा है कि इनका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था। भारत में ये 16 महाजनपद थे। इनकी लोकेशन आपको मैप के साथ अभी बताने का प्रयास किया जाएगा। मेरी मैपिंग स्किल्स, ड्राइंग स्किल्स जो है वो बहुत ही एकदम माशाअल्लाह है, तो जैसी भी हैं उनसे ही आज आपको काम चलाना पड़ेगा। ये एक इंडिया का रफ मैप बोला जा सकता है कि स्केल के हिसाब से नहीं है, एकदम टेक्निकली करेक्ट नहीं है,
लेकिन रफ मैप है, वापस बोल रहा हूँ, इस रफ मैप में हम लोग लोकेट करते हैं इन 16 के 16 महाजनपदों को। जल्दी से मेरे साथ आप देखिए कि इन 16 महाजनपदों की लोकेशन आपको मैं अभी एकदम यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। भारत के उत्तर पश्चिम के अंदर उस समय पे कंबोज नाम का एक महाजनपद था। इसके अलावा एक और इधर था, वो था गांधार। कंबोज और गांधार ये दो ऊपर की साइड भारत के उत्तर पश्चिम में। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुरु महाजनपद, उसके अलावा एक और महाजनपद था पांचाल, एक और था कोसल, इसके अतिरिक्त एक था वज्जी के अलावा आपका महाजनपद एक और था मल्ल, और एक यहां पर था मल्ल के नीचे हुआ करता था अंग। वज्जी, मल्ल और अंग, ये आपके लिए इधर बता दिए मैंने। 5 और 3 8 आपके महाजनपद हो चुके हैं। इसके अलावा 8 और महाजनपद थे। कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन थी तो यहाँ पे देखिए, वत्स एक महाजनपद था, उसके अलावा काशी, एक यहाँ पर हुआ करता था चेदी, और उसके अलावा चेदी के अलावा यहाँ पर एक मगध नाम का महाजनपद, जो इन सारे महाजनपदों में सबसे प्रमुख साबित हुआ। मगध आगे सत्ता का केंद्र बनेगा, महाजनपदों में सबसे प्रमुख होकर निकलेगा मगध का महाजनपद। आपके सामने अभी स्क्रीन पे कितने आ चुके हैं, 2 और 3 5 4 9 और 3 12 महाजनपद हम देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त एक आपके लिए यहाँ पर था अश्मक के साथ खास बात ये थी अश्मक महाजनपद के साथ कि अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत का अकेला महाजनपद था। दक्षिणी भारत में स्थित अकेला महाजनपद अश्मक था। मैप थोड़ा सा मैंने बताया कि रफ मैप है ये, इस रफ मैप से आप आइडिया लगा सकते हो लोकेशन का, लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यहाँ पर 3 और महाजनपद थे, वो कौन कौन से थे? कुरु के नीचे आता था शूरसेन नाम का एक महाजनपद। फिर आता था राजस्थान के अंदर मत्स्य नाम का महाजनपद, जो कंप्लीटली राजस्थान में पड़ता था। और उसके बाद में नीचे अवंती पड़ता था मध्य प्रदेश में, तो अवंती नाम का महाजनपद। टोटल हो गए हैं 16 महाजनपद। हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब आई है, लेकिन चूंकि अब ये मैप रफ मैप था और जितनी जगह हमारे पास है उस पे इसका यूज़ किया है। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पीडीएफ के अंदर आपको एक बढ़िया सा मैप मिलेगा। उस मैप में ये सारे के सारे 16 महाजनपद की लोकेशन मैं एग्जैक्ट उधर पिन पॉइंट करूँगा। ज़रूरी क्यों है कि हमारी एक चीज़ होती है, आप नोट करोगे, विजुअल मेमोरी जो है वो नॉर्मल आप जो रट्टा लगाते हो उससे बहुत बेटर होती है। आपने बचपन में एक बार रामायण देखी होगी, आपको आज तक याद पड़ा है कि दशरथ के कितने पुत्र थे, कौन सी रानी ज़्यादा तेज़ बन रही थी, सारी कहानियाँ आपको बचपन से याद है। वजह यही है कि आपके दिमाग में बैठ जाती है वो मूवीज़ की या सीरियल्स की स्टोरी, आपकी विजुअल मेमोरी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। सेम यहाँ पे ये मैप की लोकेशन के साथ वही चीज़ें करने की ट्राई कर रहा हूँ। जितना हो सके पढ़ाई के साथ मैप्स का यूज़ कीजिए। देख सकते हैं अगर कोई विजुअल मीडियम आपको मिले, कोई भी डॉक्यूमेंट्री देख पाएँ, अगर आप ज्योग्राफिकल मैप्स या साइंस पढ़ रहे हो तो उसकी यूट्यूब के ऊपर आपको एनिमेशंस मिल जाती है। वो सारी चीज़ें देखा करिए कि आपको वो कॉन्सेप्ट रिटेन होने में बहुत हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों के बारे में आपको बता चुका हूं मैं कि इनका सोर्स क्या था, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ, उसके अलावा भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ था। अब उसके बाद हमने देखा इनका विस्तार, पूरा का पूरा विस्तार आपको मैं बता चुका हूं। 16 महाजनपद थे ये। इन 16 महाजनपदों की लोकेशन आप लोग लिख चुके हैं पीछे। नेक्स्ट, इन महाजनपदों में ये 16 महाजनपद जो थे, यहाँ पर शासन प्रणाली कैसी चल रही थी उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। दोस्तों, महाजनपदों की शासन प्रणाली के बारे में अगर बात की जाए तो महाजनपदों में 2 तरह की शासन प्रणाली चलती थी। पहली, राजतंत्र। ज़्यादातर इनमें राजतंत्र थे और बाकी कुछ बचे हुए कुछ एक मुख्य गणतंत्र भी हुआ करते थे। क्या फ़र्क है दोनों में, गणतंत्र और राजतंत्र में, ये आपको अभी बताया जाएगा। आज क्लैरिटी से आपका एकदम, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि राजतंत्र और गणतंत्र में फ़र्क क्या है, और क्या भारत राजतंत्र है, क्या भारत गणतंत्र है, क्या गणतंत्र और लोकतंत्र सेम है या अलग है तो कैसे है। सारे कन्फ्यूजन आपके आज दूर करूँगा। दूर ऐसे करेंगे कि देखो, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का तंत्र, जहाँ पर राज आनुवंशिक हो, राजा के बाद राजा का बेटा अगला राजा बनेगा, ये होता है राजतंत्र। राजतंत्र समझ गए आप? राजतंत्र का मतलब आनुवंशिक राजा बनेंगे। आनुवंशिक मतलब कि आप जेनेटिकली राजा का जो पुत्र होगा वही अगला राजा बनेगा। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का सिंपल सा पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कि यहाँ पे गणतंत्र शब्द जो है वो बताता है
या आपके स्टेट का, आपके राज्य का, आपके प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई का हेड, जो मुखिया जो होगा, वो जन निर्वाचित होगा। जनता उसको चुनाव करेगी। जनता अगर स्टेट के हेड का चुनाव करे, जन निर्वाचित अगर स्टेट का हेड हो, मुखिया हो एक राज्य का, तो ऐसे राज्य को गणराज्य या गणतंत्र कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आपको किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि लोकतंत्र क्या होता है सर। फिर लोकतंत्र होता है जनता का सिस्टम। जनता का सिस्टम मतलब कि यहाँ पे जनता चुनती है अपने ऊपर राज करने वालों को। भारत एक लोकतंत्र है, बिल्कुल है। हम चुनते हैं हमारे ऊपर राज करने वालों को, हमारे लिए कानून बनाने वालों को। संसद को हम चूज करते हैं, संसद के मेंबर्स को, सांसद जो बनते हैं। उसके अलावा विधानसभा में बैठने वाले हमारे विधायकों को हम चूज करते हैं, खुद वोट देते हैं। तो भारत लोकतंत्र है। लेकिन फिर गणतंत्र क्या है? हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का मुखिया कौन होता है? बेसिक सा प्रश्न पॉलिटी का, राजव्यवस्था का, कि हमारे राज्य का, हमारे देश का मुखिया होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर जनता करे तो वो ऐसा देश गणतंत्र कहलाता है। भारत में हम इनडायरेक्ट रूप से अपना राष्ट्रपति चुनते हैं, खुद चुनते हैं। कैसे होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन? वो होता है कि हम अपने सांसद या विधायक को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे, हमें रिप्रेजेंट करते हुए हमारी जगह पे वो वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। पॉलिटी के लेक्चर्स में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आज हो सकता है कि आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब एक चीज़ गणतंत्र और राजतंत्र में डिफरेंस के लिए आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा याद रख पाओगे। गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि हम अपना स्टेट का हेड, हमारा राज्य का, हमारे देश का मुखिया हम खुद चुनते हैं। इंग्लैंड राजतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र नहीं है क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेट का हेड कौन है? मोनार्क है, वहां का राजा है। इंग्लैंड का राजा उनके स्टेट का, उनके राज्य का मुखिया है। उसको कौन चुनता है? राजा के माता पिता, उत्तराधिकार में उसको वो मिल जाता है, तो गद्दी आगे से आगे ट्रांसफर होती जाती है। इंग्लैंड राजतंत्र है। लेकिन क्या इंग्लैंड लोकतंत्र है? इंग्लैंड लोकतंत्र जरूर है, वहां की संसद, वहां की जनता चुनती है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है। अब इंग्लैंड और भारत के एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गणतंत्र और राजतंत्र में फर्क क्या है। रिपब्लिक गणतंत्र को बोलते हैं, डेमोक्रेसी लोकतंत्र को बोलते हैं। आगे चलते हैं, इनकी शासन प्रणाली आई होप आपको क्लियर होगी। मैंने जो 16 महाजनपद आपको बताए पिछली स्क्रीन पे, इन 16 महाजनपदों में 5 मुख्य गणतंत्र थे हमारे। ये 5 गणतंत्र कौन कौन से थे? 5 गणतंत्र थे। पहला था कंबोज एक गणतंत्र था। इसके अलावा दूसरा था कुरु एक और गणतंत्र था। पांचाल भी गणतंत्र हुआ करता था प्राचीन भारत में। वज्जी एक और गणतंत्र था और उसके अलावा मल्ल एक और गणतंत्र था। टोटल आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कि 5 गणतंत्र मैंने मार्क किए हैं इस मैप के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैप थोड़ा सा मैसी हो गया है, थोड़ा मिक्सअप सा हो गया है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का मैप आपके लिए पीडीएफ नोट्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स में आपको मिल जाएगा और पीडीएफ नोट्स जो होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। ये आपको महाजनपदों के बेसिक्स कवर कराए गए। बेसिक्स का मतलब कि महाजनपद कहाँ से आए। सबसे पहले बात की कि ऋग्वैदिक काल में कहीं नहीं थे, तो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में आते आते ऐसा क्या हो गया कि ये महाजनपद आ गए। इन महाजनपदों के अंदर फिर आपको बताया कि इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था और इनकी संख्या कितनी थी, इस संख्या के पीछे सोर्स क्या था, इतिहास में कौन सी चीजें हमें बताती है कि इनकी संख्या 16 थी। सारी डिटेल में हम बात कर चुके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शासन प्रणाली भी देख चुके हैं। अब 16 के 16 महाजनपदों को हम डिटेल में थोड़ा सा इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें थोड़ी सी स्टडी करेंगे। अंग महाजनपद एक मुख्य महाजनपद था। अंग के वर्तमान जो प्रदेश हैं मुंगेर और भागलपुर के बिहार में पड़ते हैं, वो उस समय अंग महाजनपद में शामिल थे। राजधानी थी इनकी चंपा। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी, ये बात आप याद रखोगे। चंपा अंग की राजधानी थी और चंपा नाम की एक नदी भी बहती थी जो अंग को मगध से अलग किया करती थी। मगध उस समय पे हम सबको पता है कि प्राचीन भारत में मगध में ही सबसे बड़े वंश आके स्थापित हुए। साफ सा मतलब इस बात का यही है कि सारे के सारे 16 महाजनपदों में जो सर्वशक्तिशाली बन के निकला वो था मगध का महाजनपद, और मगध अल्टीमेटली अंग को अपने राज्य में शामिल कर लेता है। तो मगध में शामिल हो गया था अंग का राज्य। लास्ट में अंग को मगध में शामिल कर लिया गया मगध के राजाओं द्वारा, क्योंकि मगध एक भयंकर विस्तारवादी नीति को अपनाए हुए था और प्राचीन भारत में सबसे बड़ा एक
बोला जाए महाजनपद बना, सबसे शक्तिशाली, सबसे सफलतम अगर महाजनपद किसी को कहा जाए तो वो मगध था। मगध अल्टीमेटली सारे छोटे जो ये महाजनपद थे इनको खा गया। तो यहाँ पे अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, ये अल्टीमेटली जाकर शामिल हो जाता है किसमें, मगध में। नेक्स्ट आपके सामने है अगला महाजनपद जो है मगध। मगध आधुनिक पटना और गया जिलों के अंदर शाहबाद जिले में इनमें फैला हुआ था। वर्तमान में ये लोकेशन आपको बताई गई, पटना, शाहबाद जिला और एक गया जिला। गया किस लिए फेमस है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में टाइप करिए बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना गया के साथ संबंधित है। ये बोनस क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। टाइप करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, मेरे को बताएंगे। वीडियो जब भी आप देखो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना, आपको रिप्लाई किया जाएगा अगर आपका आंसर सही होगा। अगर गलत होगा तो भी कमेंट सेक्शन में ही सृष्टि की टीम द्वारा आपको रिप्लाई करके आपके आंसर को दुरुस्त किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक पटना तथा गया जिलों और शाहबाद जिलों का समावेश था। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन मगध की आपको पता ही है। मगध अंग और वत्स राज्यों के बीच में स्थित था। ये वापस ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर ही थोड़ा सा और वजन डाला गया है। हुआ दोस्तों ये था कि प्राचीन भारत में मैंने आपको बताया 16 महाजनपद थे। इन 16 में से 4 प्रमुखतया निकले जो अपना वर्चस्व कायम करने में सफल रहे। ये 4 कौन कौन से थे? पहला इनमें से था वत्स। वत्स एक इंपॉर्टेंट महाजनपद बना। इसके अलावा कौशल, इसके अतिरिक्त एक और आया अवंती। ये 3 प्रमुख महाजनपद थे और इनको सबको हराते हुए इन सब से सबसे बड़ा, सबसे सफल जो साम्राज्य बन के निकला वो था आपका मगध का साम्राज्य। मगध प्राचीन भारत में सत्ता का केंद्र बना। मगध का महाजनपद इतना सफल हुआ कि बाकी के सब पीछे रह गए। तो मगध की सफलता के पीछे साथ में इसके 3 कॉम्पिटिटर मुख्य थे। 3 इसके साथ पूरे के पूरी प्रतियोगिता में थे। ये 3 कौन से थे? वत्स, कौशल और अवंती। यहाँ पे हमने मगध की बात कर ली। प्राचीन भारत में सबसे सफलतम अगर कोई महाजनपद हुआ तो वो मगध का था। काशी अब आपके सामने है स्क्रीन पे। काशी की राजधानी कौन सी? वाराणसी। वाराणसी काशी की राजधानी। और इसके अलावा काशी आरंभ के अंदर बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन बाद में हुआ ये कौशल की शक्ति के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया, कौशल के अधीन आ गया। आपको बताया मैंने अभी जस्ट पिछली स्लाइड पे कि 4 प्रमुख महाजनपद थे, वत्स, कौशल, अवंती और मगध। ऐसे में कौशल जो था, ये बाकी के जो तीनों थे मगध के अलावा, ये भी कुछ छोटे महाजनपद जो थे उनको खत्म करने का काम कर रहे थे, उनके ऊपर आधिपत्य जमाने का काम कर रहे थे। ऐसे ही कौशल ने काशी को अपने अंदर समा लिया। कालांतर में काशी को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया। अजातशत्रु नाम का मगध का राजा हुआ है। याद अगर आपको नहीं आया है तो बता देता हूं। अजातशत्रु हर्यंक वंश का शासक, हर्यंक वंश का शासक बौद्ध धर्म के लिए एक संगीति करवाएगा, बुद्ध संगीति। पहली बुद्ध संगीति अजातशत्रु के संरक्षण में हुई थी। अजातशत्रु महाराज थे मगध के और इन्होंने पैसे दिए थे, इन्होंने रिसोर्सेज दिए, संसाधन दिए। इनके संसाधनों के बल पे आपको देखने को मिलता है कि मगध में पहली बौद्ध संगीति हुई। ये कहानी थी मगध की और मगध के राजा अजातशत्रु की। हर्यंक वंश का शासक था ये अजातशत्रु। हर्यंक वंश में और कौन कौन से शासक आए हैं याद दिला देता हूँ आपको। आगे वापस पढ़ेंगे हम लोग और मगध का इतिहास आपको पूरा बताया जाएगा, तब आपके साथ साझा की जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। बिंबिसार इनका संस्थापक था। उसके अलावा अजातशत्रु अगला सफल शासक और लास्ट फिर इनके बाद उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन 3 प्रमुख शासक थे अपने हर्यंक वंश के। हर्यंक वंश राज करके गया मगध के ऊपर। तो मगध अजातशत्रु के समय में काशी को अपने अंदर शामिल कर लेता है, क्योंकि काशी को पहले तो कौशल ने जीत लिया, तो बाद में ये घूम फिर के आ ही गई मगध के पास। काशी की राजधानी आपकी रहेगी वाराणसी। एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं, वाराणसी काशी की राजधानी। नेक्स्ट कौशल। कौशल के लिए 2 राजधानियां थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। 2 पार्ट में बटा हुआ था। उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी, उत्तरी कौशल की थी नॉर्थ कौशल जो था उसकी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिण कौशल की राजधानी थी कुशावती। कुशावती दक्षिणी कौशल की राजधानी थी साउथ की। कौशल अवध के सूबे में पड़ता था, जो अवध का सूबा हम लोग आज यूपी में काउंट करते हैं। अवध में कौशल पड़ता और अवध में ही है एक महत्वपूर्ण नगरी प्राचीन भारत के महाकाव्य काल की अयोध्या। राम की जन्मभूमि अयोध्या कौशल की एक महत्वपूर्ण नगरी थी। कौशल इसके लिए प्रसिद्ध था काफी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का समावेश इसमें था। 2 राजधानियां थी इनकी, एक थी श्रावस्ती और दूसरी थी कुशावती। आपको बता ही चुका हूं पहले ही।
कोसल को सरयू नदी जो थी वो दो भागों में बांटती थी। ये उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल के बीच से सरयू नदी बहती थी। सरयू नदी कौन सी? वही नदी जिसके किनारे दशरथ को एक श्राप मिला था। दशरथ का श्राप आपको याद होगा, उसी के पीछे पूरी की पूरी रामायण बिल्ड की गई थी। क्या था वो सब इधर नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा रिसर्च खुद कर लेना या घर में दादी को पूछ लेना, बता देंगे। आगे कौशल के बाद वज्जी, उत्तरी बिहार के अंदर स्थित था ये वज्जी। मगध के उत्तर में स्थित था वज्जी का महाजनपद। 3 इसके मुख्य वंश हुआ करते थे। टोटल 8 कुलों के सहयोग से बना था और इनमें सबसे मुख्य जो थे विदेह, वज्जी और लिच्छवी, ये 3 इसके मुख्य कहा जाए कि कुल थे जिन्होंने वज्जी का निर्माण किया। टोटल 8 थे इनके कुल। 8 कुलों के संयोग से ये वज्जी का महाजनपद एक सफल महाजनपद बन पाया था। इन महाजनपदों के निर्माण में कुछ कुल आए थे जिन्होंने इनको स्थापित किया। इन्हीं कुलों के अंदर जो वज्जी के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले 3 सबसे प्रमुख थे वो थे विदेह, लिच्छवी और वज्जी। वज्जी नाम का एक कुल था जिसी के नाम पे ये वज्जी का महाजनपद पड़ गया। अगला महाजनपद आपकी स्क्रीन पे 6th महाजनपद मल्ल। मल्ल भी गोरखपुर और देवरिया में फैला हुआ। ये गोरखपुर और देवरिया उत्तर प्रदेश के अपने एरिया पड़ जाते हैं। गोरखपुर और देवरिया में फैला हुआ था। 2 भाग थे इसके, उत्तरी मल्ल और दक्षिण मल्ल। खास बात ये थी कि एक की राजधानी थी कुशीनारा या कुशीनगर भी आप देखते हो, ये कुशीनारा को ही कुशीनगर लिखा जाता है कई किताबों में, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। कुशीनगर या कुशीनारा सेम है। एक और दूसरी राजधानी इनकी थी कौन सी? पावा। दोनों जगहों के बारे में खास बात क्या थी दोस्तों, अगर आपको नहीं याद आए हैं इसके साथ में तो वापस मैं याद दिला देता हूं, मेरा यही काम है। कुशीनगर आप जानते हो बुद्ध के जीवन का एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर हुआ। बुद्ध के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना जिसको हम कहते हैं बुद्ध का महापरिनिर्वाण, बुद्ध का इस दुनिया को छोड़ के चले जाना, ये हुआ था यहाँ पर कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी और कुशीनगर का प्रदेश इसलिए फेमस था। मल्ल की एक राजधानी भी था ये कुशीनगर। मल्ल की दूसरी राजधानी पावा, ये फेमस थी किस लिए? क्योंकि महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावा में और पावा उसके लिए फेमस हो गया। तो ये दोनों के दोनों मल्ल की राजधानी थी, आपको याद रखना है। मल्ल के 2 भाग थे, दोनों भागों की राजधानियां, एक की कुशीनगर और एक की पावा। कुशीनगर महापरिनिर्वाण के लिए फेमस था बुद्ध के, और पावा जो थी महावीर जैन के मृत्यु स्थल के रूप में जानी जाती है। महावीर जैन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म को सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाले। सफलता की ऊंचाइयां यहाँ पे सफलता या समृद्धि या प्रसिद्धि कहा जा सकता है कि जैन धर्म को सबसे ज़्यादा फैलाने का, जनमानस तक पहुंचाने का काम अगर कोई तीर्थंकर कर पाया तो वो महावीर जैन थे। उनसे पहले 23 तीर्थंकर आ चुके थे। अगर स्टेटमेंट कहीं पे आपको पेपर में ये मिले कि महावीर जैन संस्थापक थे जैन समाज के, तो वो सरासर गलत होगा। संस्थापक नहीं थे, वो उनके अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। लेकिन हाँ, उन्होंने इसको सबसे ज़्यादा फैलाया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे 7वां महाजनपद जिसका नाम है चेदी। चेदी यमुना और नर्मदा के बीच में स्थित था। यमुना के किनारे, यमुना और नर्मदा नदियां, 2 नदियां उत्तर भारत की प्रमुख, उन्हीं के बीच में से चेदी स्थित था। चेदी का महाजनपद बड़ा ही प्रमुख था। आपको ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये इनकी लोकेशंस याद रहे, राजधानी याद रखिए जिनकी रख सकते हैं, बहुत ईजी रहेगा। महाजनपद का टॉपिक उसके ज़्यादा और कुछ है नहीं। बहुत सा एक हवा क्रिएट कर दिया जाता है कई बार। 16 महाजनपद है, कैसे याद रहेंगे? 5 बार लिख के देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। महाजनपद बहुत ही आसान सा टॉपिक। अगला आपके सामने है वत्स का महाजनपद। इलाहाबाद का क्षेत्र था। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। कौशाम्बी राजधानी किसकी? वत्स की। वत्स की राजधानी के रूप में आप कौशाम्बी याद रखेंगे। उसके अलावा उदयन नाम का संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध एक विद्वान, बुद्ध का समकालीन बोला जाता है, और उदयन वत्स से ही था। वत्स के लोग कौन थे? वत्स को बसाने वाले लोग वही थे, कुरुजन थे। कुरु याद आ गया होगा, कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ महाभारत में आप बार बार नाम सुनते हो। महाभारत में बड़ा प्रचलित हुआ। बाद में ये हुआ कि कुरुजन बाढ़ आने की वजह से कुरु को छोड़ आए और वो आकर बस गए वत्स में। वत्स में बसने के बाद यहाँ का जो ये महाजनपद था, वत्स का महाजनपद, काफ़ी फला फूला। राजधानी इसकी कौशाम्बी याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट वत्स के महाजनपद से रिलेटेड एक ही है कि कौशाम्बी का नाम आप याद रखेंगे वत्स की राजधानी के रूप में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है कुरु का महाजनपद। कुरु थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ के वर्तमान जिले इसमें शामिल थे। इसके अलावा राजस्थान को भी हल्का, एक राजस्थान की बॉर्डर्स में भी घुस जाता था। तो कुरु का महाजनपद
इसकी राजधानी आपको याद रखनी है। वापस अगेन सारे के सारे 16 महाजनपदों में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इनकी राजधानियां याद रखनी है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ वापस एक बार फिर से महाकाव्य काल में जाइए, आपको मिलेगी एक नगरी जिसको पांडवों ने अपनी राजधानी बनाया था। पांडवों का और एक संवाद मिलता है आपको कौरवों के बीच में। पांडवों के लिए गए थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कृष्ण, और जब उनको भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा बाल के बराबर भी ना मिला, तब अपनी एक नई राजधानी उन्होंने बनाई थी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली में आज भी इंद्रप्रस्थ नाम की एक लोकेलिटी, इंद्रप्रस्थ नाम का एरिया आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। इंद्रप्रस्थ प्राचीन भारत के अंदर स्थित महाजनपद कुरु की राजधानी थी। थानेश्वर, दिल्ली और मेरठ के वर्तमान जिले इसमें शामिल थे। राजस्थान तक इसकी बॉर्डर्स आती थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है पांचाल। अगला आपका 10वां महाजनपद। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले इसमें शामिल थे। 2 भाग थे इसके, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, 2 भाग हैं। हमेशा की तरह यहाँ भी 2 राजधानियां होंगी। एक राजधानी थी अहिछत्रपुर और दूसरी थी कांपिल्य। पहली राजधानी अहिछत्रपुर, पांचाल की पहली राजधानी अहिछत्रपुर, मुख्य राजधानी अहिछत्रपुर थी और दूसरी थी कांपिल्य। कांपिल्य और अहिछत्रपुर इनकी 2 राजधानियां थी, आपको याद रखने हैं इनके नाम। कंफ्यूज मत होइएगा, ये अहिछत्रपुर नागौर वाला नहीं है। नागौर का प्राचीन नाम राजस्थान के स्टूडेंट्स जानते हैं, अहिछत्रपुर मिलता है, ये वो वाला नहीं है। महाजनपद काल का ये अहिछत्रपुर अलग है। क्यों? लॉजिक क्या है? क्योंकि पांचाल की कोई सीमा राजस्थान में नहीं आती थी, तो राजस्थान में सीमा ही नहीं आएगी तो अहिछत्रपुर राजस्थान में नहीं आ सकता। ये अहिछत्र जो है ये आपके पांचाल की राजधानी, मुख्य राजधानी पांचाल की, राजस्थान वाला नहीं है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, पेपर में गलत नहीं करना। पांचाल हमारा 10वां महाजनपद कंप्लीट। नेक्स्ट मत्स्य। मत्स्य कंप्लीटली राजस्थान के अंदर था। इसकी राजधानी कौन सी थी? सामने स्क्रीन पे आपके लिखी हुई है, एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं। विराटनगर। विराटनगर राजा विराट ने बसाया। एक बार फिर से महाभारत का रेफरेंस, बहुत सी चीजें आपको ऐसी मिलेगी ये प्राचीन भारत में महाजनपद काल में जो आपकी प्रीवियस नॉलेज जो भी हो, या एपिक्स जो है हमारे महाकाव्य जिनको बोलते हैं हम हिंदी में, महाकाव्यों से आपकी बड़ी ही नॉलेज को सपोर्ट करता है। अवध में स्थित सरयू नदी आपको काम आ गई, उसके किनारे बसी हुई अयोध्या, रामायण में आप उनका जिक्र सुनते हो। यहाँ पर आपको वापस अब काम में आ रहा है क्या? विराट की स्टोरी। राजा विराट महाभारत में प्रसिद्ध है, पांडवों को 1 साल के अज्ञातवास पे शरण देने के लिए, तो वहां से आपको ये स्टोरी बिल्ड होती है। मत्स्य जनपद, महाजनपद कंप्लीटली राजस्थान के अंदर आता था। राजस्थान में स्थित इस मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, राजा विराट ने बसाया। महाभारत काल में भी इसका जिक्र आता है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट शूरसेन। वापस राजस्थान के अंदर बॉर्डर्स आती थी शूरसेन महाजनपद की। मथुरा शूरसेन की राजधानी थी और अवंती पुत्र यहाँ का एक शासक था जो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। इसका नाम भी आप याद रखेंगे। शूरसेन की राजधानी एक बार फिर से आपको बता देता हूं, मथुरा। सारे के सारे महाजनपदों में जिस की राजधानियां आपको बताई गई है अलग से, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से महाजनपद काल में, और कुछ भी नहीं है ज्यादा। 16 के 16 महाजनपदों के नाम आपको याद हो, इनमें कितने गणतंत्र थे ये आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा महाजनपद आए कहां से, काल के किस फेज में, काल के किस खंड में महाजनपद उदय हो गए, क्योंकि ऋग्वेद में नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में जनपद आए, फिर महाजनपद आ गए। महाजनपदों के समय की प्रशासनिक व्यवस्था हमने देखी, उसके बाद में सारे के सारे महाजनपदों की राजधानियां और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपके सामने लाए गए हैं। 12 महाजनपद हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगले 4 और जल्दी से निपटाते हैं। नेक्स्ट अश्मक। खास बात क्या थी अश्मक की? अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। टोटल 16 महाजनपद में से अश्मक अकेला था। अश्मक की राजधानी क्या थी? पोतना। पोतना इसकी राजधानी थी। आंसर आपका रहेगा पोतना। और यहां पर इसके लिए बोला जाता था कि इक्ष्वाकु वंश ने यहां पर राज किया था। इक्ष्वाकु कौन थे? कुश के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। रामायण में राम के पुत्र लव और कुश के वंशज इक्ष्वाकु भी कहे जाते हैं। यहीं पर अश्मक में ऐसा बोला जाता है कि इक्ष्वाकुओं ने राज भी किया था, तो इक्ष्वाकु इसके लिए भी प्रसिद्ध है। अवंती महाजनपद अगला। अवंती वापस वही 2 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। एक की राजधानी थी उज्जैन, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी, आपने बहुत अच्छे से ये नाम सुना होगा कुछ साल पहले, महिष्मती। महिष्मती एक फेमस इंडियन मूवी आई थी,
उसमें आपको बार बार ये नाम देखने को मिला था, याद आ गया होगा। कटप्पा बाहुबली को क्यों मारा, उसका आंसर मिला ना मिला आपको, लेकिन इसका आंसर जरूर याद रखना कि अवंती की, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। महिष्मती का नाम आपको याद रखना है। इसमें अवंती का जो महाजनपद था, ये उस समय के मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि 16 महाजनपदों में 4 सबसे शक्तिशाली साबित हुए, उनमें से एक अवंती था। बाकी कौन थे? वत्स था, कोसल था और मगध था। इन चारों के चारों में, इन चारों स्ट्रॉन्ग महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली बन के निकला वो था मगध। भारत में सत्ता का केंद्र बना, यहाँ बड़े बड़े वंश स्थापित हुए, मौर्य आए और उसके बाद में आगे अगला बड़ा वंश जो कहा जाए वो गुप्त भी आए, सत्ता का केंद्र बना रहा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे गांधार का महाजनपद। गांधार और कंबोज अफगानिस्तान वाले एरिया में स्थित, भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में। गांधार के बारे में पहले बात करते हैं। पेशावर और रावलपिंडी के वर्तमान जिले इसमें शामिल थे। इसके अलावा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। राजधानी तक्षशिला, नाम दिमाग में गूंज गया होगा आपके। तक्षशिला का नाम लेते ही आपको चाणक्य भी याद आने चाहिए। चाणक्य पढ़ाते थे, यहाँ पे आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, प्राचीन भारत में विद्या का केंद्र। तक्षशिला की यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित थी? गांधार महाजनपद में थी और गांधार की राजधानी भी थी। विद्या का एक बड़ा केंद्र। विद्या के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा भी यहाँ पर हुई थी। आचार्य चाणक्य इनको लेके आए थे। अगले लेक्चर में बताया जाएगा, जब मगध का इतिहास आपको बताएंगे तब उसमें डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन था चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे राजा बन गया मगध का। एक अदने से सैनिक से उसका राजा बनने तक का सफर कैसा रहा, डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट आज का महाजनपद 16वां अपना कंबोज। कंबोज का महाजनपद दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और अफगानिस्तान के भागों में फैला हुआ, वर्तमान में अपने राजौरी का जो जिला है और उसके अलावा हजारा जिला उसमें शामिल था। कंबोज, कुरु, पांचाल ये तीनों के तीनों गणतंत्र थे। इसके अलावा वज्जी और मल्ल ये 2 और गणतंत्र थे। प्राचीन भारत में 5 महाजनपदों में आपको ये गणतंत्र सिस्टम देखने को मिला। ये 5 के नाम आपको याद रखने हैं। उसके अतिरिक्त बाकी के जो 11 थे उनमें राजतंत्रिक सिस्टम था। राजतंत्र के सिस्टम का मतलब कि राजा शासन करता था, राजा के बाद में राजा का पुत्र अगला राजा बनेगा। आनुवंशिक थे। गणतंत्र की खास बात कि स्टेट का हेड, राज्य का मुखिया जनता द्वारा चुना गया होता था। ये फर्क था दोनों में। और इसी के साथ हमारे 16 के 16 महाजनपद कंप्लीट होते हैं। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां जाइए, ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल में इस पूरे के पूरे लेक्चर की पीडीएफ और नोट्स जो हैं इस वैदिक काल के और इस कंप्लीट महाजनपद काल के आपको वहां से मिल जाएंगे। टेलीग्राम एड्रेस अगर किसी को नहीं ध्यान है तो वापस इधर लिख दे रहा हूं मैं, सृष्टि क्लासेस नोहर, विदाउट एनी स्पेस, सृष्टि क्लासेस नोहर आप टाइप करिए टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। जाइए, चेक करिए हमारे काम को, आपको निराशा नहीं होगी। आप ज्वाइन करने का जो आपका जो भी डिसीजन होगा आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके लिए एक बार चेक करिए। जो भी आपका इस वीडियो के बारे में फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। अगर आपको कोई कमी लगी हो वो बताएं, उसको दुरुस्त किया जाएगा। अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा था तो उसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमारे काम को आगे फैलाइए ताकि हमारी पूरी टीम को आगे और इसी तरह का और काम करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।